आज के वीडियो का टॉपिक है मनी, मुद्रा। और ये वीडियो बीकॉम पार्ट सेकंड स्टूडेंट्स के लिए है। तो मनी के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे इवोल्यूएशन ऑफ मनी। इवोल्यूएशन ऑफ मनी के अंदर हम देखेंगे कि जो आज प्रेजेंट फॉर्म में मनी पहुंच गई है या जो प्रेजेंट स्टेज पे है वो किस किस स्टेज से होके निकली। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे मनी का भी डेवलपमेंट हुआ। तो जब सबसे पहले बिजनेस लोगों ने स्टार्ट किया या बिजनेस ट्रांजैक्शन जब लोगों ने शुरू किया तब उनको मनी की रिक्वायरमेंट हुई, तो उन्होंने मनी के रूप में क्या यूज़ किया, उसके बाद कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये सब हम इवोल्यूशन ऑफ मनी में समझेंगे। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी में हम टॉपिक लेंगे कमोडिटी मनी। तो फर्स्ट स्टेज में कमोडिटी के रूप में जो कमोडिटी थी उसी को मनी के रूप में यूज़ करते थे। उस टाइम कोई करेंसी चलन में थी नहीं, तो इसको कमोडिटी ऑफ मनी को हम रीड करते हैं। इन द स्टेज वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटीज वर यूज एज मनी इन डिफरेंट एरा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कई कमोडिटी को यूज़ किया एज मनी इन द हंटिंग एज। एनिमल्स, बोन्स, स्किन्स, वेपन एक्सेट्रा वर यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उस टाइम क्या करते थे, पहले लोग शिकार करते थे। सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ तो लोगों ने शिकार करना शुरू किया। तो शिकार करने के टाइम पे जो जानवरों की हड्डियाँ वगैरह होती थी, स्किन होती थी, उससे कुछ हथियार बनाते थे। तो उन हथियार को ही ऐसे है ना मनी यूज़ करते लोग। एक दूसरे को कोई दूसरी कमोडिटी चाहिए तो वो उसको वेपन दे देते, उनसे बने हुए बॉन्स दे देते या एनिमल्स वगैरह दे देते। तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज उस टाइम ये सब था। फिर धीरे धीरे पास्टरल एज आया। तो पास्टरल एज के अंदर क्या हुआ, लोग है ना पशुपालन करना शुरू कर दिए। उस एज में क्या होता था, काउस, बफेलो, गोट, मिल्क वगैरह ये जो थी था, इनको मनी के एज ए मनी यूज करते। इन पास्टल एज रीड करते हैं आगे। इन पास्टल एज काउ, बफेलो, गोट, वुल, मिल्क एक्सेट्रा वर प्रिवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी। आफ्टर pastoral age, agriculture product like wheat, rice, etc. become the medium of exchange. तो पहले एनिमल्स की स्किन, बॉन्स वगैरह यूज़ करते थे, फिर खुद जानवरों को यूज़ करने लगे। उनके जो उनसे मिल्क मिलता है या उनसे जो जानवरों से जो भी मिलता, जैसे ऊन मिलती है भेड़ वगैरह से, तो वो यूज़ करने लगे। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आए तो वीट, राइस, गेहूँ, चावल, दालों, इनको यूज़ करने लगे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी को कुछ कमोडिटी चाहिए थी तो उसको ये सब दे देता, वीट, गेहूँ वगैरह, और वो कमोडिटी ले लेता। लेकिन इस सब में बहुत डिफिकल्टीज थी। मैनी डिफिकल्ट वर एक्सप्रेस इन द यूजिंग कमोडिटी मनी। लाइक क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आती है, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी इन मेजर ऑफ वैल्यू। अब किसी को कुछ टेबल चाहिए तो वो कारपेंटर के पास गया तो उसको कितना गेहूँ देगा, बेड के लिए कितना देगा, टेबल के लिए कितना देगा, चेयर के लिए। तो इसका ना मेज़र करना बहुत मुश्किल था कि भाई कितना किलो गेहूँ में ये चीज़ आ जाएगी, कितना किलो चावल में ये आ जाएगी। तो ऐसे मेजरमेंट में बहुत एक यूनिफॉर्मेलिटी नहीं थी। कोई क्या लेता, कोई किसी की टेबल का कोई कितना किलो की गेहूँ लेगा, ऐसा कुछ कोई तय नहीं कर सकते थे कि ये होगा। तो इसमें यूनिफॉर्मेलिटी नहीं थी, ये दिक्कत आती थी। स्टोरेज प्रॉब्लम इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कमोडिटी एंड देयर पेरिसेबल नेचर। अब काफ़ी कमोडिटी को क्या स्टोर करके नहीं रख सकते थे, जैसे गेहूँ वगैरह को कितना टाइम रखे, इन सब की और स्टोरेज के लिए जगह भी चाहिए, क्योंकि मीडियम ही यही था, गेहूँ, चावल वगैरह, इन सब चीज़ों को कितना रखे, स्टोर की प्रॉब्लम आती थी। इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, मतलब कुछ गुड्स को डिवीजन नहीं कर सकते थे। काफ़ी सारा गुड्स इतना छोटा होता कि उसके लिए ना कोई मेजरमेंट ही नहीं था, या कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत बड़ी होती, जैसे कोई लैंड वगैरह हुआ या कुछ भी हुआ, तो उन चीज़ों को लेने के लिए उनको टुकड़े नहीं किए जा सकते थे। टुकड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि मनी तो थी नहीं उस टाइम। ये सब मिल्क वगैरह, वीट, राइस, इन सब में इनके टुकड़े करना पॉसिबल नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ड्यू टू इन पोर्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़। अब काफ़ी दूर से हमको कोई कमोडिटी लेके जानी है तो उसके लिए अब क्या होता था, अगर कोई बिजनेस करना है दूर तो वो उसको लेके जाना पड़ता था, गेहूँ वगैरह, क्योंकि मनी तो वही था, फॉर्म ऑफ मनी। तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम आती थी। और प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक्सेट्रा। अब जैसे डबल कोइंसिडेंस का मतलब है कि एट ए टाइम मेरे पास गेहूँ है तो उसको जैसे मैं देखो मैंने कुछ लेना है, मेरे को ऐसे फर्नीचर लेना है, तो ऐसे कोइंसिडेंस होना चाहिए कि मेरे को फर्नीचर चाहिए और उसको गेहूँ चाहिए, और मेरे पास गेहूँ ही है, क्योंकि कमोडिटी मनी के रूप में तो कमोडिटी को यूज़ करते थे। तो एट ए टाइम ऐसी सिचुएशन भी होनी चाहिए कि उसको गेहूँ चाहिए, मेरे को टेबल चाहिए। अगर उसको गेहूँ की जगह कुछ और चाहिए तो फिर वो गेहूँ लेगा, फिर वो उसको गेहूँ देगा, फिर उसको भी कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कि उस चीज़ को उसको जब तक उसको ट्रैवल करना पड़ता रहेगा, जब तक कि उसको जिसको जो चीज़ चाहिए उसको वो उसके एक्सचेंज में जो कॉन्फिडेंस हो वो अपने पास हो। समझ गया ना?
जैसे है ना, एक फर्नीचर और गेहूँ है, अगर उसको गेहूँ नहीं चाहिए तो वो गेहूँ को क्या करेगा, दूसरी जगह बेचेगा। उसको कुछ और चीज़ चाहिए, जैसे फर्नीचर वाले को कुछ है ना आयरन का कमोडिटी चाहिए, तो आयरन वाले को ढूंढ, आयरन वाले की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके हिसाब से होगा ना। अगर उसको फर्नीचर वाले को आयरन की चीज़ चाहिए तो उसको वो गेहूँ क्यों लेगा। तो ऐसे कोइंसिडेंस, मतलब दोनों को एक ही चीज़ एट ए टाइम चाहिए हो, ऐसा मतलब कोइंसिडेंस हो तभी बिजनेस हो पाता था। नेक्स्ट है मेटेलिक मनी। ये मेटेलिक मनी आई जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इसको रीड करते हैं। विद द इंसेप्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द मेटेलिकल मनी took place of commodity money due to numerous defects precious metal like gold, silver, nickel, etc. were minted into coins were used as an exchange. The metallic money had the following advantage. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई वैसे वैसे क्या हुई, मेटेलिक मनी आना शुरू हो गई। मेटेलिक मनी यानी मेटल की बनी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, तांबा, इनकी बनी हुई आने लग गई। तो इसके क्या एडवांटेज थे, इसके थे नो डिफिकल्टी इन स्टोरेज। अब सिक्के वगैरह बने हुए थे टकसाल के अंदर, तो उनको तो स्टोरेज की ज़्यादा कोई जगह की जरूरत नहीं थी। स्टेबिलिटी इन प्राइस, मतलब गोल्ड वगैरह की ज़्यादा इससे फ्लक्चुएट नहीं होती, उनकी प्राइस में भी स्टेबिलिटी थी। दे आर मोर ड्यूरेबल एंड नॉट इजीली डिस्ट्रॉयड। अब गेहूँ वगैरह तो फसल 1 साल तक रहती है या 6-7 महीने तक उसको स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब होने लगती है। लेकिन ये टकसाल में बने हुए जो सिक्के थे इनकी ना इजीली डिस्ट्रॉयड नहीं होती थी, इनकी एक लाइफ होती थी। इजी टू मेजर द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। तो अब जो कमोडिटी मनी थी उसके कंपेयर में मेटेलिक से इजी रहता था मेजरमेंट करना। और सॉल्यूशन टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। अब क्या है, जो इन गोल्ड कोइंस, सिल्वर कोइंस की क्या खुद की वैल्यू रहती थी, तो इस केस में क्या होता था कि वो प्रॉब्लम नहीं होती थी कि भाई को डबल कोइंसिडेंस चाहिए, कि उसको वो चीज़ चाहिए तो मेरे को वो चीज़ देने के लिए है या नहीं, ऐसा कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं थी। बट मेडिकल मनी वाज आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। फॉलोइंग आर द डिफेक्ट्स ऑफ दिस मनी। अब इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे, वो क्या थे। It was risky and inconvenient to carry precious metal for trade purpose over long distance. अब गोल्ड वगैरह तो क्या हुआ, कोई लूट भी सकता है, और बहुत ज़्यादा कीमती होते थे, तो इनको ले जाना वगैरह रिस्की था। इसके ले जाने ट्रेवल करने में इनके साथ एक रिस्क था। अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड ऑल द टाइम इन लॉन्ग पीरियड। अब गोल्ड की तो एट ए पहले से ना, गोल्ड की तो जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, तो कितनी मनी बनाए उसके साथ जो मनी की सप्लाई थी वो एक लिमिटेड थी। गोल्ड के जैसे गोल्ड लिमिटेड है तो मनी की सप्लाई भी लिमिटेड थी। सी है थर्ड है, डिफिकल्टी इन ट्रांसफरेबिलिटी ड्यू टू इट्स बल्कीनेस। मतलब ये वही था कि ट्रांसपोर्ट ले जाना करना बहुत हैवी है, महंगा है, तो उसको ले जाना करना थोड़ा डिफिकल्टी था। इट वाज वेरी कॉस्टली सिस्टम एज इट कॉइनेज चार्जेस वर हाई। अब गड़ावट का ही, सोने का जो होता है उसको गढ़ाई करने का वगैरह बहुत सावधानी से करना पड़ता है, तो उसी के चार्जेस बहुत ज़्यादा था। और लेक ऑफ इलास्टिसिटी इन सप्लाई, तो मैंने पहले ही बताया था कि सप्लाई कभी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड की क्वांटिटी लिमिट में है, तो उससे जो बनी हुई कॉइन्स थे उसकी भी सप्लाई लिमिटेड होगी, तो ज़्यादा इलास्टिसिटी इसमें थी नहीं थी। फिर आया पेपर मनी, इसको रीड कर लेते हैं। इन 19th सेंचुरी पेपर करेंसी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज। चाइना में ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में, सेंचुरी में आ गई थी, लेकिन इंडिया में ये फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में आई थी। और बैंक ऑफ बंगाल बना था। तो बैंक ऑफ रीड ही कर लेते हैं पहले इसको। इन द 19th सेंचुरी पेपर करेंसी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज। चाइना इन द 17th and 18th century the paper currency was used as on a large scale. In India the use of paper money began in 19th century and the Bank of Bengal was the first bank to have issued paper currency in 1986. तो इंडिया में तो 19th सेंचुरी आई थी। हम इंडिया के हिसाब से मनी का कर रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इसको। तो इंडिया में सबसे पहले 19th सेंचुरी में आई थी और बैंक ऑफ बंगाल बना था। तो उस टाइम क्या था कि पेपर करेंसी आई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू होने के साथ साथ जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ हो गया, मतलब अपने शुरुआत के बाद का जो स्टेज था, तो उसके अंदर पेपर मनी आ गई। तो इसके क्या एडवांटेज थे, इलास्टिसिटी इन सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड। अब गोल्ड में तो क्या था, गोल्ड की क्वांटिटी लिमिट में थी, जो मेटेलिक मनी के अंदर गोल्ड यूज़ होता था। इससे पहले जो एरा था उसमें मेटेलिक मनी थी। तो पेपर मनी में ये जो उसका डिसएडवांटेज था वो दूर हो गया, तो ये एक एडवांटेज हो गया कि भी इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसी पेपर से छपी होती थी। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज लो, तो पेपर करेंसी को छापने की इतनी कॉस्ट भी नहीं आती। तो गोल्ड वगैरह की तो काफ़ी कॉस्ट थी, सिल्वर के सिक्के बनाना वगैरह।
और बहुत कन्वीनियंट भी था कि इसको कहीं पे भी ले जाओ, एक क्राइसिस हो तब सप्लाई को कंट्रोल करना हो या बढ़ाना हो, मंदी के समय में बढ़ाना हो और तेज़ी के समय में कुछ अगर सप्लाई कम करनी हो, तो ये सब क्राइसिस के इकोनॉमिक क्राइसिस थे उस टाइम, ये पेपर मनी के अंदर ये जो फैसिलिटी थी कि हम इसको कंट्रोल कर सकते। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे। जो इसके जो डिसएडवांटेज है वो एक तरीके से जो अपने प्रेजेंट फॉर्म के वही है, लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन इट्स वैल्यू। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के प्राइस को स्टेबल रखे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आए, ज़्यादा बढ़ती है या घटती है प्राइस तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को बहुत नुकसान होता है। फियर ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, वही है कि इन्फ्लेशन का रहता है, मनी की वैल्यू चली जाती है। गोल्ड सिल्वर की तो वैल्यू जाती नहीं थी क्योंकि वो तो गोल्ड तो अपने आप में वैल्यू रखता था और मनी की वैल्यू और थी, लेकिन पेपर मनी में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि स्टेबिलिटी रहे, ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़े नहीं। एज इट वैल्यू सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन इट्स लीड अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। तो वो इकोनॉमी के जो है मतलब मंदी, तेजी, इन्फ्लेशन, डी इन्फ्लेशन, इन सब के से जो रिजल्ट से जो होता है ना, वो इसके डिसएडवांटेज थे। अब क्रेडिट मनी, फोर्थ, क्रेडिट मनी जब बैंक का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, बैंकिंग फैसिलिटीज़ का हुआ, तो बैंक ने क्रेडिट करना स्टार्ट कर दिया, उधार देना स्टार्ट कर दिया, लोन वगैरह बोरोइंग देना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब क्या क्रेडिट कब शुरू हुआ, जब बैंकिंग का डेवलपमेंट हुआ और ये मनी का फॉर्म आया, उसके बाद बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। क्रेडिट मतलब मनी की बहुत ज़्यादा, मनी की क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि 100 रुपीज़ है तो उसको बैंक क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग करती रहती है, क्रेडिट उससे 100 रुपीज़ को उसको बार बार उसको है ना, जितना उसका मतलब स्विंग रहता है उसके हिसाब से उस 100 रुपीज़ को बार बार लोन दे सकती है, क्योंकि 100 रुपीज़ का लोन देगी तो 90 रुपीज़ वापस बैंकिंग चैनल में आएगा, उस 90 रुपीज़ का फिर 90% दे सकती है। ऐसे ऐसे बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती रहती। तो क्रेडिट क्रिएशन शुरू होना फोर्थ स्टेज क्रेडिट मनी के अंदर शुरू हो गया। इन द फोर्थ स्टेज in the evolution of money is the bank or credit money. Money is said to be created when the banks through their lending activities make a net addition to total supply of money in the economy. The check system of payment is the most prevalent mode of carrying large transaction in modern and developed economy. तो इसके अंदर क्या हुआ, वही है क्रेडिट क्रिएशन का काम बैंकों ने शुरू कर दिया। 100 रुपीज़ से वो, जैसे 100 रुपीज़ है एज एन एग्जाम्पल, तो उससे काफ़ी सारा क्रेडिट क्रिएशन करके उस 100 रुपीज़ को ना 100 रुपीज़ से बैंक बहुत ज़्यादा लैंडिंग कर सकती है। तो इससे क्या हुआ, लैंडिंग पावर बढ़ गई। ये जब क्रेडिट मनी स्टार्ट हुआ था वो, और चेक सिस्टम, बैंकिंग डेवलपमेंट के साथ चेक सिस्टम जो लॉन्ग ट्रांजेक्शन करने के लिए ईजी हो गया, रिस्क कम हो गया। नियर मनी मतलब जो मनी के आसपास होता है, नियर मतलब आसपास, और नियर का वैसे ही मनी है, नियर मनी भी आसपास जो है ना, बहुत जल्दी उसको कैश में एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके अंदर आता है जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेविंग सर्टिफिकेट इशू बाई गवर्नमेंट्स, और काफ़ी सारी चीज़ें आती है, गोल्ड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह। ये क्या होता है, नियर मनी होती है, इनको कभी भी मनी में एक्सचेंज करा सकते हैं। तो धीरे धीरे इनको भी ये भी इशू होने लगे, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह। जैसे जैसे कम कॉर्पोरेट का कल्चर बढ़ने लगा ना, तो धीरे धीरे ये सब भी, इन सब का भी डेवलपमेंट हुआ। ट्रेजरी बिल, द मोस्ट इवोल्यूटेड फॉर्म ऑफ द मनी इंक्लूड एसेट्स लाइक ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट इशू करती है। सेविंग सर्टिफिकेट, जैसे NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो कभी भी उसको कैश में आप है ना डिस्काउंटेड करा सकते हो। बॉन्ड्स हुए, डिबेंचर हुए, गवर्नमेंट के इशू, विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, दे आर नोन एज नियर मनी एज दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल मनी इफ द नीड अराइज। क्योंकि इनकी है ना मार्केट वैल्यू होती है हमेशा, और जल्दी से जो और कोई फिक्स एसेट होती है तो बायर ढूंढना पड़ता है, इसके अंदर बायर वगैरह ढूंढना नहीं पड़ता, ये कैश के बिल्कुल नियर होती है, इसको कभी भी हम कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये तो 5 स्टेज थी जहाँ मनी आज 5वें स्टेज तक पहुँची है। आज के ज़माने में सेविंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स वगैरह, चेक, बैंकिंग सेक्टर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो ऐसे ऐसे मनी अपने प्रेजेंट फॉर्म में आई। उसके बाद ये कंपेरेटिव चार्ट है कि कैसे कब क्या हुआ। पहले जो था बहुत सिंपल था, कमोडिटी मनी थी, कमोडिटी दी, दूसरी कमोडिटी ली। फिर जैसे जैसे इंसेप्शन ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे जैसे डेवलपमेंट की शुरुआती था तो मेटेलिक मनी आई। उसके बाद और ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, पेपर करेंसी आई। फिर हाई लेवल पर जब ये डेवलपमेंट पहुंच गया तो बैंक और क्रेडिट मनी आई। और जब हाईएस्ट लेवल पर पहुंच, हाई लेवल से हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए तो जो ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसके अंदर डोमिनेंस ऑफ बैंक मनी, यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड से ट्रैवलर चेक्स, ये सब होना शुरू हो गया।
अब इसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर कुछ इक्वेशन है मनी की, जैसे मॉडर्न इक्वेशन पूछे आपसे मनी की या मॉडर्न डेफिनेशन पूछे तो उसके अंदर आप ये बताओगे। तो इसके अंदर ये पहला है जो M1 है, तो इसके अंदर मनी को क्या लिया, इसमें जो करेंसी जो चल रही है प्रेजेंट में उसको, और डिमांड डिपॉजिट से मतलब है कि अपन बैंक में कभी भी जाके डिमांड कर सकते हैं और बैंक को पे करनी होती है। और सेकंड में लिया जो इसको M2 कहते हैं, मनी बराबर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। तो करेंसी में डिमांड डिपॉजिट के साथ ये तो M1 में था ही, इसमें नेरो अप्रोच में, तो इसके अंदर क्या है टाइम डिपॉजिट मतलब जो एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, जैसे अपन फिक्स FD करते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, इनका क्या होता है 1 साल की गई तो इसका अपन कब मांग सकते हैं, इसको 1 साल बाद मांग सकते हैं। हो सकता है ये कुछ बीच में ब्रेक हो, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको मैच्योर होने पर ही लेते हैं। तो इसके अंदर क्या M2 के अंदर टाइम करेंसी और डिमांड डिपॉजिट के साथ टाइम डिपॉजिट को भी इंक्लूड कर लिया। थर्ड अप्रोच है मनी की, उसके अंदर ये तीनों तो ही है, करेंसी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, इसके साथ डिबेंचर सेविंग्स डिपॉजिट से जो जल्दी केस में कन्वर्टेबल हो जाए, मतलब नियर मनी को भी इंक्लूड कर लिया। और फोर्थ अप्रोच है वो क्या है, करेंसी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट डिबेंचर, इनके साथ नई चीज़ क्या, क्रेडिट फॉर्म अनऑर्गेनाइज, तो ये भी ले लिया इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये तो आप याद कर लेना, चारों मॉडर्न डेफिनेशन है। इसके अलावा मनी की डेफिनेशन आई है, तो मनी की डेफिनेशन वैसे तो अभी हम रीड कर लेते हैं, लेकिन जब इसका नेक्स्ट वीडियो में अपन फंक्शन समझेंगे हम लोग तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। What is money? We can define money as the commodity which is freely and commonly accepted as a medium of exchange. तो अपने मनी है अभी रुपीज़ है, तो रुपीज़ को एकदम फ्रीली और कॉमनली सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप किसी को भी मनी दो किसी भी कमोडिटी के लिए तो वो एक्सचेंज के रूप में स्वीकार कर लेता है, मना नहीं करता है। मेजर ऑफ वैल्यू, तो मेजरमेंट भी कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी का, सब कमोडिटी का कुछ भी हम लेने जाए, फिक्स प्रॉपर्टी हो या मूवेबल हो इमूवेबल हो, कुछ भी हो, हाउस होल्ड आइटम हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस आइटम हो, कुछ भी हो, तो उसको मनी में उसका मेजर कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ फाइनल डेट्स, अपने जो डेट्स है अपने उनको हम सेटलमेंट कर सकते हैं, उनको रीपे कर सकते हैं मनी में। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए या फिर सेविंग्स के रूप में इसको स्टोर कर सकते हैं। अब कुछ डेफिनेशन है लीगल टेंडर मनी, जो आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में आती है, वो देख लेते हैं। लीगल टेंडर मनी से मतलब है कि जो गवर्नमेंट है ना इशू करती है वो सब लीगल ही होती है करेंसी। जैसे हर नोट पे लिखा हुआ था, आपने कोई भी करेंसी कोई भी नोट उठा के देखोगे तो उस पर लिखा रहेगा कि मैं धारक को 200 रुपये या 500 का नोट है तो 500 रुपये देने का प्रॉमिस करता हूँ। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखता है आई प्रॉमिस टू गिव 500 रुपीज़ टू बीजर। तो ऐसा RBI के गवर्नर का साइन होता है और उस पर लिखा हुआ रहता है, तो वो लीगल टेंडर मनी होती है। तो आजकल जो मनी चल रही है वो सारी लीगल टेंडर ही है। और इसके अंदर भी 2 पार्ट है, जैसे इसको रीड कर लेते हैं। लीगल टेंडर मनी रेफर टू द मनी विच हैज़ लीगल sanction behind it. It commonly accepted by all citizens in the country as a mean of payment. It is further classified under 2 heads. ये सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपन करेंसी जाते हैं तो वही है जो अपनी जो करेंसी इशू हुई है वो सब लीगल टेंडर मनी है। जैसे अभी मोदी जी ने करेंसी बैन की थी, जब उन्होंने बोला ही था कि आज से 1000 और 2000 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब लीगल टेंडर, वो लीगल टेंडर मनी थी। तो वैसे ही सारे मनी जो है वो लीगल टेंडर ही है। जो करेंसी गवर्नमेंट ने नोट्स वगैरह चला रखे हैं वो सब लीगल टेंडर मनी है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है और अनलिमिटेड क्या होता है। कुछ पहले क्या करेंसी को लोग लिमिट करती थी गवर्नमेंट कि भाई ये कॉइन्स वगैरह है या चेंजेस वगैरह है तो इसका कोई ज़्यादा स्टोर कर ले तो ये मार्केट में कमी नहीं हो जाए इन नोट्स वगैरह की। तो कुछ पहले कॉइन्स वगैरह पे जो छोटे कॉइन्स थे उन पे ना गवर्नमेंट रोक लगा दी थी कि आप इसका ज़्यादा स्टोरेज मत करो। और अब ऐसा कुछ बचा नहीं है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बचे नहीं है। तो सब अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, कोई भी किताब भी स्टोर कर सकता है। बस वो है कि उसका सोर्सेस पता होना चाहिए कहाँ से अर्न किया। ऑप्शनल मनी एज नियर मनी है। अपन ने अभी नियर मनी जो पढ़ा था वही ऑप्शनल मनी है। चेक, हुंडीज, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। तो ये तो अपने क्या है कि आज अपन को जैसे हम दुकानदार पे कोई शॉपकीपर के पास लेने जाए सामान, अपन ने कुछ 500 की कुछ कमोडिटी ली, उसके बाद जो चेंज था 1500 उसका वो हमें चेक दे तो हम मना कर सकते हैं, या बिल ऑफ एक्सचेंज दे, हुंडी दे, कुछ भी दे तो हम मना कर सकते हैं। तो वो ऑप्शनल होता है। लीगल टेंडर में तो आप मना ही नहीं कर सकते हो, पेमेंट के लिए आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये सब हो तो जब तक कि क्या लीगल रिक्वायरमेंट नहीं हो तो हम चेक थोड़ी लेंगे, हम तो कैश ही लेंगे रिमेनिंग चेंजेस का। तो ये ऑप्शनल मनी होता है, इसको भी रीड कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मनी हैज़ नो लीगल सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। A person accept optional money only on his own wish. No one can force him. Example of optional money are check, lease, bill of exchange, promissory note, etc.
तो ये जो सब है ना, इसके अंदर अपने को जब लीगल रिक्वायरमेंट हो कि भाई नहीं चेक से पेमेंट करना है, तब तो हमको लेना पड़ेगा। और जब लीगल रिक्वायरमेंट नहीं हो तो ठीक है, ये तो ऑप्शनल है कि हम अपना चेंज चेक में ले या कैश में ले। और कैश के लिए लीगल टेंडर मनी, जो कैश जो होती है गवर्नमेंट इशू करती है, वो लीगल होती है और ये ऑप्शनल होती है। इसके लास्ट में असाइनमेंट है, मनी को आपको डिफाइन करना है, उसका कैसे इवेल्युएशन हुआ, कौन कौन सी स्टेज है वो बतानी है, शॉर्ट और लिखना है लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी में। थैंक यू।